हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बहुत ग्रेट होंगे। सो आज अपने टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कुछ अमेंडमेंट 2019 में भी हुई है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सभी उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो CA CS या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर दे रहे हैं, उन सब के अंदर ये टॉपिक आता ही आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। बेसिकली अगर अपने बात करते हैं कि क्यों ये चैप्टर बना और किस तरीके से ये हमारी लाइफ में अंदर काम आता है, इस वीडियो के बाद आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस चैप्टर के अंदर। यानी कि दिस इज द लास्ट स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू एज यू आर द रैंक रेडी स्टूडेंट्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग कि RTA एक्ट क्यों बना। देखो, RTA एक्ट का सबसे बड़ा बनने का कारण ये था कि टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय, जो भी इंफॉर्मेशन एक पब्लिक अथॉरिटी के पास होती है, तो एक पब्लिक को भी इस इंफॉर्मेशन का जानने का पूरा अधिकार है। तो पब्लिक जब भी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से मांगती है थ्रू RTI, तो इट इज अ ड्यूटी, हर एक ऑफिसर की वो ड्यूटी है जो गवर्नमेंट के अंदर है कि वो इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है, जो डिमांड की गई है, उसका वो रिप्लाई दे। ठीक है। जैसे कि इसका एम्स क्या रहता है, इसका एम ये रहता है कि डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट ऑपरेशन, की गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही है वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर रही है। इस चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया है, राइट। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी एक कमीशन बनाई, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी एक कमीशन बनाई है। एक इन सिंपल फॉर्म अगर मैं बात करता हूं कि CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट्स है उन सब की इंफॉर्मेशन अगर निकालनी है तो CIC के थ्रू निकलती है। लेकिन अगर स्टेट की निकालनी है तो SIC वहां पे बनाई गई है। ये किसने बनाई है, डेफिनेटली किसने बनाई होगी, ये तो बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है। अच्छा, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई इंस्टीट्यूट है, मैं मेरी ही प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कोई इंस्टीट्यूट है ऐसा, ICSI इंस्टीट्यूट, जिससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम RTI फाइल करते हैं। जब हम RTI की वेबसाइट पे जाके RTI फाइल करते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली वेबसाइट का प्रॉपर नाम आता है कि आप कौन सी जगह से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, उसके क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन करने के बाद विद इन द सर्टेन टाइम आपको क्या देना पड़ता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लाई देना पड़ता है। जो भी टाइम पीरियड रहता है वो सब अपने अभी देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। सो बने रहिए एंड एट द एंड वी विल डेफिनेटली, आप ये बोलेंगे कि सर इस लेक्चर के बाद तो अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो पब्लिक अथॉरिटी से इसके फीचर्स क्या रहते हैं, डेफिनेटली ये जो सेक्शन है ये होल ऑफ इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। यानी कि 200 370 हटने के बाद डेफिनेटली पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा। और ये बेनिफिट किसको देता है, सिर्फ सिटीजन्स को, आउटसाइड इंडियंस को ये बेनिफिट नहीं देता है। और किससे, पब्लिक अथॉरिटी से जब कोई इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो, जहां पे गवर्नमेंट का कोई भी स्टेक है, जहां पे गवर्नमेंट 51% से ज्यादा स्टेक लेके बैठा है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं स्टैट्यूटरी की बात करूं जो किसी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, अगर उसके अंतर्गत भी कोई आता है तो वो सभी क्या कंसिडर किए जाते हैं, पब्लिक अथॉरिटी कंसिडर किए जाते हैं। राइट। जैसे कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि आपके पास ये पूरी बात जानने का पूरा अधिकार है, कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन भारत के अंदर रहते हुए, भारत के नागरिक होते हुए आप कोई भी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। और आर्टिकल 19 जो बात करता है फ्रीडम की, जो सिंपली एक बात बोलता है कि आप पब्लिक अथॉरिटी से भी क्या ले सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पब्लिक अथॉरिटी है वो आपको इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आर्टिकल का इन्फ्रिंज होता है। और आर्टिकल का इन्फ्रिंज होना मतलब आप डायरेक्ट, जब भी किसी भी चीज़ में फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज होता है, फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है, तो आप आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो।
इतना अधिकार दे दिया जाता है। उसमें रिट पिटीशन फाइल की जाती है, रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, लॉट्स ऑफ रिट्स आर देयर। वो समय के साथ जब आप आगे वीडियोस देखेंगे तो वो भी हम आपके लिए कवर करके देंगे। लेकिन राइट नाउ हम एक पॉइंट का डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से आपको रिक्वायर्ड रहती है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है कि जो आपको देना जरूरी नहीं समझते वो, और जो सही में जरूरी नहीं है, जिससे ऑल ओवर इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, जिससे इंडिया की कोई प्राइवेसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तब इन केसेस के अंदर वो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है या ऐसी है जो आपको बेनिफिट दे सकती है, वो सब चीज़ें पब्लिक अथॉरिटी को वहाँ पे देनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब वो पब्लिक अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट ऑन और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। CIC किसने बनाई? सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 के अंदर किसने बनाई है? CIC बनाई गई है। कंपिटेंट अथॉरिटी, CIC सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट एक ऐसी अथॉरिटी है जो भी कंप्लेंट आती है उन सब का ध्यान रखती है। ठीक है, मेजरली ये एक ऐसा कमीशन है जो जितने भी प्रकार के नियम वगैरह हैं वो सभी अप्लाई करने, इन सब का ये काम रहता है। बाकी आगे अपने इस पूरे डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? जैसे कि स्पीकर इन केस ऑफ द हाउस, यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सभी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटीज कंसीडर किए गए हैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है? किसी प्रकार का रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ये सभी इंफॉर्मेशन के अंदर कैटेगरी में आते हैं। स्टेट यानी कि जो स्टेट ने बनाया है, स्टेट कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये सभी डिटेल भी हम टाइमली पढ़ेंगे। लेकिन चलिए एक बात करते हैं, इस पूरे के पूरे चार्ट को हम जब समझते हैं तो आप ये समझिए कि कंप्लीट डिटेल इसके अंदर आ गई, तब कंप्लीट प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को जब अपने नोट्स में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्रिटिकल लगे, लेकिन जब अपने यहाँ पे पढ़ते हैं तो इट इज़ टू सिंपल टू डिफाइन। चलिए, एक ऐसा प्रोसीजर है, मान लीजिए मिस्टर राहुल है, वो एप्लीकेशन प्लस फीस बहुत ही नॉमिनल रहती है, 10 रुपये 20 रुपये ऐसा। वो फीस क्या कहता है? पब्लिक अथॉरिटी को देता है। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जो भी पब्लिक इंचार्ज है वो क्या करता है? एलिजिबल। पहली सिचुएशन क्या है कि जो भी पब्लिक इंचार्ज होगा वो उस चीज के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर वो लगता है कि वो एलिजिबल है तो 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर वो क्या दे देगा? आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, राइट। अगर वो एलिजिबल नहीं होता तो वो किसको ट्रांसफर कर देता है? असिस्टेंट PIO को। और जो असिस्टेंट PIO है वो क्या करता है? विद इन 35 डेज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि बात ये है कि 5 डेज के अंदर अंदर जैसी आपको इंफॉर्मेशन मिली, देखो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कितने दिन के अंदर अंदर ये फाइल असिस्टेंट के पास जाएगी, कितने दिन में ये फाइल कहाँ जाएगी, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। जो एक नंबर है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वही एक नंबर आपको एक अच्छी पोजीशन के अंदर लेके आ सकता है। चलिए, अगर मान लो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो PIO के कंट्रोल में नहीं है, इंचार्ज के कंट्रोल में नहीं, तब उस केस के अंदर वो असिस्टेंट के पास देता है। असिस्टेंट के पास विद इन 5 डेज वो दे देगा, और 5 डेज के बाद जब से एप्लीकेशन आई 30 डेज के अंदर अंदर वो फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर डिपेंड करती है तो उस केस में उसको विद इन 48 आवर्स आपको वहां पे देनी पड़ेगी। किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर 30 दिन में वो रिप्लाई नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या मान लिया जाएगा? कि उन्होंने रिप्लाई देने से मना कर दिया है। अच्छा, मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज़ाद हो गए। उसके बाद हम केस करते हैं, सारे सिनेरियो वो सब चलते हैं, वो हम नीचे आगे पढ़ेंगे। और रिफ्यूज़ करना है, डीम रिफ्यूज़, तो उनको एक अपना रीज़न बताना पड़ेगा आपने क्यों रिफ्यूज़ किया। आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास अप्रूवल लेके जा सकते हो, अपील लेके जा सकते हो, और टाइम लिमिट भी है यहाँ पे अपील की, जो सब्जेक्ट टू अपने आगे पढ़ेंगे। ओनली अलाउड तभी अलाउड होगी ये सब चीजें जब वो चीज प्रोहिबिटेड नहीं है ना, कि वो सोचते हैं कि हम आपको देना जरूरी भी नहीं समझते ये चीज, तब उस केस के अंदर। चलिए, अच्छा, अगर PIO इज नॉट एलिजिबल टू एंटरटेन द एप्लीकेशन तो
डेफिनेटली अगर वो पर्सन जिसको आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है और वो व्यक्ति उस काम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तब उस केस में 5 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, उस चीज़ को फॉरवर्ड कर देगा और या फिर उसको क्या कर देगा, इंटीमेट कर देगा। किसको? थर्ड पार्टी को, जहां से इंफॉर्मेशन लेनी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने। यहां पे है हॉस्पिटल, यहां पे पेशेंट। देखो जो हॉस्पिटल है वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है, क्योंकि ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, इट इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, राइट। अब ये व्यक्ति को हॉस्पिटल से कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी है, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट चला जाता है हेल्थ मिनिस्ट्री के पास, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाता है। एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास चला जाता है। इसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करती है, वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है वो इन दोनों के बीच में हुई है, इसके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री को तो कुछ पता नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं कि ये मैटर की जो भी डिटेल है आप हमें क्या करिए, प्रोवाइड करिए, ताकि जब ये इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाएगी तो हाथों हाथ की इन्फॉर्मेशन ये इनको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जब इन दोनों की ट्रांजेक्शन है तो इसको भी इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही। जब अपने थ्योरी पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज़ को पढ़ लेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लो थर्ड पार्टी के ऊपर आई। देखो एक व्यक्ति ने क्या किया, आस्क किया कि भाई आप मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, तो इसको पता नहीं था, तो 5 दिन के अंदर अंदर इसने थर्ड पार्टी को बता दिया, भाई पीआईओ को इन्फॉर्मेशन मांगी। अब नहीं पता तो इनकी एक ऑब्लिगेशन है कि 10 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करेंगे। जब 10 डेज, देखो 10 डेज इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है, अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज पब्लिक अथॉरिटी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक थर्ड पार्टी से डिमांड करती है, तो विद इन हाउ मेनी डेज थर्ड पार्टी उस इंफॉर्मेशन को आपको देगी, तो आंसर इज 10 डेज। और जब वो 10 डेज के अंदर दे देती है तो मैक्सिमम कितना, 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या देना पड़ता है, रिप्लाई दे देता है, जब से वो इन्फॉर्मेशन देती है। टोटल कितना हुआ, देखो पूछा 5 दिन यहाँ पे, फिर 10 डेज यहाँ पे, और 15 प्लस 30 कितना हो गया, 45 डेज के अंदर आपको ये पूरी ट्रांजेक्शन पूरी करनी होती है एज पर द रूल। लेकिन जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 40 डेज। कितने दिन में पूरी हो जानी चाहिए वो ट्रांजेक्शन, 40 डेज में पूरी हो जानी चाहिए। जो यहां पे मेंशन नहीं है आई विल टेल यू इन द नोट्स, ऑलराइट। चलिए अब अपने थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, राइट। चलिए सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर सभी सिटीजन्स को क्या रहता है, राइट रहता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी से ले सकते हो। ऑब्लिगेशन क्या है पब्लिक अथॉरिटी का, कि भाई एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन इट्स रिकॉर्ड ऑल ओवर द कंट्री। जहां जहां नेटवर्क है, जो भी सिस्टम बनता है उसके अंदर कंप्यूटराइज फॉर्म के अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर अंडर दैट विद इन 120 डेज ऑफ द एनेक्टमेंट। जैसे ही वो चीज होती है आपको 120 डेज के अंदर उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, ऑफिसर है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय की ड्यूटी पावर, इसके बारे में डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस आपको देखने पड़ेंगे। जितने भी डिसीजन मेकिंग जो भी सुपरवाइज कर रहा है उन सब की डिटेल आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, मैनुअल्स, डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिक कंसल्टेशंस, एडवाइजरी बोर्ड्स, डिटेल ऑफ कौन सा बोर्ड में कौन व्यक्ति है, किस तरीके से है, कब वो मीटिंग ले रहे हैं, वो सब डिटेल उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगला क्या, डायरेक्टरी कौन है, कितना रेमुनरेशन उनको जा रहा है, बजट डिटेल, सब्सिडरी प्रोग्राम, ये सभी डिटेल उनको क्या करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिस पीआईओ की अपने बात कर रहे थे। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या होता है, इट इज द फेस जिसको सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है और वही आगे सारे के सारे ट्रांजेक्शन करता है। पीआईओ की अपॉइंटमेंट कैसे रहेगी, टाइमलाइन के विद इन 100 डेज ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट एवरी पब्लिक अथॉरिटी मस्ट डेजिग्नेटेड वट सेंट्रल
public information officer or SPIO. These officers shall assign the sufficient number across all administration unit and head. मतलब कंक्लूजन ये पॉइंट तो खत्म ही हो गया है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि जब 2005 में ये एक्ट बना उसके 100 डेज के अंदर अंदर आपको सभी की अपॉइंटमेंट कर देनी है। कौन कर देनी है? सेंट्रल बेस पे PIO की और स्टेट बेस पे PIO की अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। तो वो तो हो गई ऑलरेडी, इस बात को 20 साल बीत चुके हैं, तो डेफिनेटली कोई नॉट सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं कि आपको असिस्टेंट PIO भी क्या करने हैं, हायर करने हैं, जिनका रोल कुछ इस तरीके से रहेगा कि एप्लीकेशन को रिसीव करना, उनके आगे अपील जो होती है, जो अपील मान लीजिए कोई व्यक्ति अपील कर देता है, तो अपील के लिए जो PIO है वो सेकेंड पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी एक्शन करने हैं, उन सब चीज़ों में वो पर्सन ध्यान देगा। चलिए ठीक है, कोई भी टाइम एक्सटेंशन करवाना हो, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, टाइम एक्सटेंड इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू असिस्टेंट, डेफिनेटली मैंने आपको बात बताया 5 एडिशनल डेज इज एडेड इन द रिस्पॉन्स। ये देखिए, जब भी अगर असिस्टेंट को कोई चीज़ ट्रांसफर की जाती है तो 5 एडिशनल डेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कितने डेज है, 30 डेज हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, 5 डेज एडिशनल हो गए। तो यहाँ पे यही बात होती है कि अगर PIO उस चीज़ को सोल्व आउट नहीं कर पाता है तो वो इन्फॉर्मेशन किसके पास, किससे मांग ली जाती है, असिस्टेंट PIO से। PIO की ड्यूटी क्या रहती है कि हैंडल द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम सिटीजन, जो भी सिटीजन ने रिक्वेस्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, प्रोवाइड करना रीजनेबल असिस्टेंट टू द एप्लीकेंट इंश्योरेंस दैट दे कैन एसेस, मतलब उनको रीजनेबली सारी डिटेल को प्रोवाइड कराना जो भी उन्होंने डिमांड की है। ऑलराइट, वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे और डेफिनेटली वो लीगली बाउंड रहता है और ये काम करने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, आपको सबसे पहले क्या करनी है, उसको रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट कैन बी इन एनी नेचर, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी नेचर का हो सकता है। उसके बाद जो फीस है वो पे करनी होती है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस रहती है। और इसके बाद रिक्वेस्ट करनी होती है कि सेंट्रल PIO या स्टेट PIO जो भी पब्लिक अथॉरिटी अवेलेबल है कि आप इस चीज़ इन्फॉर्मेशन को क्या करिए, प्रोवाइड करवाइए। ऑलराइट, इसके बाद क्या होगा, ओरल रिक्वेस्ट। अगर ओरल रिक्वेस्ट है तो भी वैसे अगर कोई भी रिक्वेस्ट रिटर्न में नहीं है तो उस चीज़ के अंदर PIO मस्ट हेल्प द एप्लीकेंट टू रिड्यूस रिक्वेस्ट इन राइटिंग। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को राइटिंग में दीजिए, नॉर्मली राइटिंग में ही होती है। नो रीजन इज रिक्वायर्ड मीन्स एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन टू प्रोवाइड द रीजन फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन। उसको रीजन बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली दे हैव टू प्रोवाइड कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनरली क्या होता है कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए RTI फाइल करते हैं कि क्या इसकी नोटिफिकेशन आएगा और कितनी वैकेंसी आएगी। अब वो ये नहीं पूछते हैं कि आपको क्यों जानना है, अगर आपने हमसे RTI लगाई है तो हम इस चीज़ का डेफिनेटली आपको क्या देंगे, जवाब देंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो देखेंगे अपने, उसके अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर देखिए, इफ द इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय अनदर पब्लिक ऑफिसर अथॉरिटी मोर रिलेवेंट या अदर किसी के पास होता है तो वो 5 दिन के अंदर अंदर क्या कर देगा, सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर कर देगा। ये चीज़ तो अपनों ने ऑलरेडी देखी है कि अगर PIO के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाती है किसी थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऑलराइट, चलिए अब बात आते हैं डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट। वही जो उन्होंने चार्ट बनाया था क्विकली, 30 डेज के अंदर अंदर क्या होगा, डिस्पोजल ऑफ होगा। अगर कोई भी लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्स देने में असफल होते हैं तो हम क्या मानेंगे, एक तरीके से उसको रिफ्यूजल मान लेंगे। और इंटीमेशन ऑफ फीस, इफ एडिशनल फीस इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस तो PIO नोटिफाई करेगा एप्लीकेंट को कि आप एडिशनल फीस दीजिए। जैसे कई बार ऐसे होते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है तो वो उस चीज़ के लिए फीस वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम टेकन फॉर द फीस डिपॉजिट है एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 30 डेज रिस्पॉन्स पीरियड, मतलब 30 डेज का ही जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा जिसके अंदर आपको फीस को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर अपने बात बोले इन्फॉर्मेशन ऑफ रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को बतानी पड़ेगी। अगर रिक्वेस्ट डिनाई करी है तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा क्यों, और रिलेवेंट सेक्शन बताना पड़ेगा कि किस सेक्शन में और क्यों आपने क्या किया, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। एडिशनल पॉइंट जो है फीस रिलेटेड जो भी डिसीजन है आप उसके अंदर चैलेंज भी कर सकते हैं, कितनी फीस आपने डिमांड क्यों करी है और किस बेस के ऊपर
की गई है। ऑलराइट, चलिए इसके बाद अगर अपने बात करते हैं असिस्टेंट फॉर सीनियरली डिसेबल पर्सन, नॉट सो इम्पोर्टेंट आई थिंक, मतलब बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि पीआईओ को रिक्वायर्ड है कि वो कोई भी डिसेबल इंडिविजुअल अगर है तो उनका रिकॉर्ड भी क्या करे, एक्सेस करे और उनको जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जैसी उनको रिक्वायर्ड रहती है। फ्री ऑफ चार्ज जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति को लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस केस के अंदर थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन बिफोर डिसाइडिंग द रिक्वेस्ट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी, पीआईओ मस्ट कंसीडर थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। डेफिनेटली जब वो इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी से डिमांड कर रहा होगा तो थर्ड पार्टी के पास जाने से पहले उसके पास थर्ड पार्टी का पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कौन है उसको भी उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में उसको कम्युनिकेट करे। अगर किसी प्रकार से रीज़न उसको बताना पड़ेगा कि भाई मस्ट इन्फॉर्म द एप्लीकेंट ऑफ द रीज़न ऑफ द रिजेक्शन, कि आपको मैंने इस कारण मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, इस कारण मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, और अगर कोई भी रीज़न है तो आप इतने टाइम के अंदर अपील कर सकते हैं। ठीक है, और इस एप्लीकेंट अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, आप अपील फाइल कर सकते हैं। यानी इस व्यक्ति के पास जाके आप पूछ सकते हैं कि हमने क्यों आपकी इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया है। अब बात आती है सेक्शन 8 जिसके अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आप मांगोगे तो हम आपको नहीं देंगे। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, और आई एम सेइंग कि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आप इसको एक बार एटलीस्ट जरूर पढ़ें। राइट, इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एक सेकेंड, ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को एक बार पढ़ के जाएं। पहला, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है या सोवरेनिटी से कोई भी रिलेटेड मैटर है। जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन, जुडिशरी कोर्ट ने मना कर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट द्वारा ऐसा है कि जिन्हों को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन मना कर देती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो हम लीक नहीं कर सकते। कोई भी ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, फिड्यूशियल रिलेशन, दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन है, ट्रस्ट इशू ना क्रिएट हो जाए इस चीज़ के लिए। फॉरेन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि फॉरेन गवर्नमेंट की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सेफ्टी रिस्क, इन्वेस्टिगेशन, कैबिनेट पेपर्स या पर्सनल प्राइवेसी है किसी भी व्यक्ति की, और कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड इफेक्ट अगर कोई डालने वाली है जो हमारे पूरी सोसाइटी को हार्म करेगी, या फिर 20-year रूल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन 20 साल पुरानी है उन सब इन्फॉर्मेशन को हम देने के लिए मना कर सकते हैं एज अ पीआईओ। तो पीआईओ इन सब इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर सकता है अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ की डिमांड करता है तो। ठीक है, सेक्शन 9 कहता है कि कोई भी कॉपीराइट का इन्फ्रिंज हो गया, कि कोई भी कॉपीराइट रिलेटेड रिक्वेस्ट है तो इनको भी रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसमें सामने वाला चाहता है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए तो गवर्नमेंट उस चीज को लीक नहीं करेगी। ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती है। थर्ड पार्टी की मैंने आपको बात बता दी, 5 डेज, 10 डेज और 40 डेज मैक्सिमम। जो 45 डेज बन रहा था लेकिन उसको कंक्लूड करना पड़ेगा 45 डेज। मस्ट डिसाइड विद इन 40 डेज ऑफ द रिसीव ऑफ द रिक्वेस्ट। 40 डेज के अंदर अंदर वो क्या करे, उसको रिसीव करे। तो कंक्लूसिवली अगर मैं बात बोलता हूँ कि 5 डेज के अंदर तो थर्ड पार्टी को बताया, थर्ड पार्टी ने वापिस 10 दिन में बताया, तो 15 दिन यहाँ निकल गए, और 40 डेज में उसको बताना ही है, यानी कि 25 डेज उसके पास रहते हैं जिसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, अपना रिप्लाई दे सकते हैं। पीआईओ क्या दे सकता है, रिप्लाई अपना दे सकता है। ऑलराइट, ओके, द नेक्स्ट इज राइट टू अपील। डेफिनेटली सेक्शन 19 में राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कि किस तरीके से आप अपील करेंगे। अभी तक तो हम जहाँ पे थे अपनों ने क्या सीखा कि अपने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब पीआईओ ने हमें मना कर दिया, मना करने के बाद कैसे ट्रीट करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। अपने जाएंगे अपील, किसमें, इंफॉर्मेशन कमीशन में। 2 प्रकार के इंफॉर्मेशन कमीशन है। अगर मैटर है स्टेट से रिलेटेड तो एसआईसी में जा रहे हैं, अगर सेंट्रल से रिलेटेड मैटर है तो हम सीआईसी में चले जाएंगे। सीआईसी कौन हायर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2 व्यक्ति, इसके अंदर 2 व्यक्ति होंगे सीआईसी में। पहला होगा 1 चीफ सीआईसी और अदर सीआईसीज होंगे, और वो कितनी, मैक्सिमम 10। अपॉइंटमेंट जो रहेगी वो मैक्सिमम 65 ईयर तक रहेगी, और 5 ईयर ये अब खत्म हो चुका है। राइट, ये अब खत्म हो चुका है और इसकी जगह आ गया एज पर
प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो नियम है वो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर आया है, राइट। 2019 से ये जो प्रोविजन है 5 साल वाला, ये प्रोविजन हटा दिया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा तो ये जरूरी नहीं है 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेम द सिनेरियो विद हियर एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। चेयरमैन कौन होगा? इनकी चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड उनको कौन अपॉइंट करता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली यहाँ पे जो चेयरमैन होंगे वो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और इनको जो गवर्नर हैं पूरे स्टेट के वो क्या करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं। तो जब भी एपेलेट अथॉरिटी के पास कोई भी अपील चली गई, अपील जाने के बाद सीआईसी के पास अपील गई, अपील जाने के बाद आप क्या जाएंगे? किसके पास जाएंगे? एपेलेट अथॉरिटी। एपेलेट अथॉरिटी 30 डेज के अंदर अंदर आप अपनी फर्स्ट अपील वहां से कर सकते हो, और उसके बाद जो ऑफिसर होगा वहां पे कौन होगा? सीनियर रैंक ऑफ PIO होता है, जो आपका जो भी निर्णय होगा उसको नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बता देंगे, और उनकी एक्सटेंशन 15 डेज हो सकती है। और जब सेकंड अपील की जाती है, सेकंड अपील कहाँ जाएगी? CIC और SIC के अंदर, वो 90 डेज प्लस 90 डेज की एक्सटेंशन के साथ जा सकती है, और इसका रिप्लाई वो जब चाहें तब दे देंगे। ओके, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या आ रहा पता है? थोड़े फास्ट अपनों ने पढ़ा, लेकिन अभी अपने थोड़ा सा और इसको इजी वे के अंदर पढ़ सकते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। मान लीजिए किसी PIO ने मना कर दिया कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो उसके पास सबसे पहली अपील, यानी कि ऐसी जो मना करने के बाद हम सबसे पहले कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो पहली स्टेज के अंदर हम कहाँ जाएंगे? सीनियर PIO के पास। कितने दिन के अंदर अंदर? मना करने के 30 दिन के अंदर अंदर। अगर कोई भी वैलिड कारण रहा तो उस केस के अंदर हम अगले 30 दिन की भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। 60 दिन हो गए, 60 दिन के अंदर अंदर आप PIO के पास जाए। PIO जो है उसका निर्णय कब तक देंगे? उसका निर्णय देंगे 30 दिन के अंदर अंदर, प्लस 15 दिन एक्सटेंशन वो कर सकते हैं। अगर यहां से भी आपको लगता है कि नहीं हमें डिसीजन नहीं मिला है, तो आप अपने कहाँ चलेंगे? CIC के पास या SIC के पास। वहां पे भी जाने का जो तरीका है वो 90 डेज तक आप जा सकते हो, जब से इनका डिसीजन आया। जब इनका डिसीजन आ गया, इनके डिसीजन के बाद 90 डेज के अंदर अंदर आप कहाँ जाएंगे? CIC के पास। अगर CIC के पास जाने का भी कोई वैलिड कारण है कि आप 90 डेज में नहीं कर पाए, तो वो 90 डेज और एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद ये क्या दे देंगे? रिप्लाई दे देंगे, और इनका रिप्लाई क्या होगा? फाइनल होगा एक तरीके से। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, यही है जो सारी चीजों का कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, चलिए अब अपने इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, और इसकी पेनल्टी 250 रुपीज पर डे होगी। अब अपने देखो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए सबसे पहली चीज क्या है? मैंने आपको बताई कि इनका टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या रहेगा? मैक्सिमम 65 ईयर्स एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट है, ये कट गया है अभी। इट इज नॉट वैलिड एनीमोर, राइट। इसके बाद ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट सर ओथ दिलाते हैं, और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट जी के पास जाता है। और अगर कहीं भी रिमूवल अगर होता है मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के कारण, तो वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ही कंसीडर किया जाएगा। कब? अगर कोई भी व्यक्ति हटाया जाता है मिसबिहेवियर के कारण या इनकैपेसिटी के कारण, तब उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वहां पे मैटर करेगा। ऑलराइट, इसके बाद सैलरी अलाउंसेस एज मे बी डिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमूवल हो कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अगर निकलता है तो वो रिमूवल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट CIC में किसी को भी सस्पेंड कर सकते हैं। डिसक्वालीफाई हो गया, इंसॉल्वेंट हो गए, मॉरल टर्पिट्यूड हो गए, जेल चले गए 7 साल से ज़्यादा, तब उस सब केसों के अंदर अगर वो फाइनेंशियल मेंटली इन्फर्मेट हो गए, तब उन सब केसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। आई होप दिस ऑल इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, कोई भी इशू है, I am totally ready for you to reply each and every point in this concept.
ठीक है। स्टेट कमीशन के अंदर एज इट इज है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट थे स्टेट सेंट्रल में, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, गवर्नर हो जाएंगे। वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे। ऑलराइट, वैसे ही एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा और 10 अन्य होंगे। ऑलराइट, चेयरमैन सीएम होंगे। तो चेयरमैन कौन होता है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द चेयरमैन ऑफ एस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे कि द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे क्या होते हैं, वहां के चेयरमैन होते हैं। पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रीजनल ऑफिस होते हैं, इनके टेन्योर सेम रहेगा। और यहाँ पे भी वो चेंज हो गया है कि ये जो 5 है सिमिलर टू CIC प्रोविजन नहीं है। मतलब बात यह है कि यहाँ पे भी 5 साल का प्रावधान हटा दिया गया है एज पर डिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, रिमूवल वगैरह सेम प्रोसीजर है। पावर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। पर्सन, देखिए इसके अंदर क्या है, फाइलिंग कंप्लेंट। सबसे पहली चीज हम कंप्लेंट फाइल करते हैं टू रिसीव कंप्लेंट। इनका पूरे पावर है कि वो रिसीव करें कंप्लेंट। ए पर्सन कैन नॉट सबमिट RTI रिक्वेस्ट बिकॉज नो public information officer is appointed or concerned refuse to accept the request or proposal। मतलब वो RTI सबमिट नहीं करेगा। मतलब ये पावर दे रखी है कि आप सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि जो भी कंप्लेंट है वो फ्लक्चुएटली काम करती रहे। कोई भी ऐसा PIO नहीं होना चाहिए कि जो कह दे कि हम काम नहीं करेंगे या हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। पूरी जो प्रॉपर रिक्वेस्ट है आपको प्रोसीजर मैन करनी है कि PIO फालतू की फीस ना ले, प्रॉपर टाइमली जो है रिप्लाई दे, मिसलीड ना करे किसी को, फॉल्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिनाई कर रहा है तो उसका रीजन भी स्पेसिफाई करे। ये सब चीजें किसके अंडर कंट्रोल रहती है, ये सभी के सभी CIC और SIC के अंडर कंट्रोल रहती है। कुछ वैलिड रीजन होने चाहिए। जब भी कोई कमीशन के अंदर अपॉइंट किया जाता है तो प्रॉपर तरीके से उनके समन, प्रॉपर तरीके से उनकी ओथ ली जाती है, प्रॉपर एविडेंस ऑन ओथ होता है। साथ ही साथ उनके पास एक पावर रहती है, जो सिविल जज के पास पावर रहती है कि वो किसी को भी समन भेज सकते हैं। समन का मतलब क्या होता है, समन का मतलब होता है कि जब भी कोई कोर्ट किसी को बुलाना चाहती है कोर्ट के अंदर, तो वो एक लेटर लिख के भेजती है, उसको अपने समन कहते हैं। समन के अंदर हम बोलते हैं कि आपको इस तारीख को कोर्ट के अंदर हाजिर होना है। सिमिलरली यहाँ पे इनके पास पावर रहती है कि वो समन करवा सकते हैं, विटनेस को बुला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बुला के पूछताछ कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ और आपको कैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। तो सेम पावर यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट अपील की बात करें तो फर्स्ट अपील के अंदर विद इन 30 डेज आप सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं, और बियॉन्ड 30 डेज एक्सेप्टेड अगर कोई वैलिड रीजन हो तो। सेकंड अपील के अंदर हम CIC या फिर SIC के पास चले जाते हैं। 90 डेज की एक्सटेंशन यहाँ पे हमें मिल जाती है। स्पेशल केस के अंदर अपील थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के डिसीजन के ऊपर रहता है कि वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हम शेयर करें या ना करें। जस्टिफाई होनी चाहिए। डिसीजन टाइम अपील शुड बी रिसॉल्व विद इन 45 डेज, 30 से 45 दिन के अंदर। 30 डेज के अंदर होनी चाहिए, लेकिन 15 दिन का हमें क्या मिल जाता है, वहां पे एक्सटेंशन भी मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर पेनल्टी की बात करें तो कमीशन कैन इम्पोज डेली फाइन ऑफ 250 रुपीज ऑन PIO। अगर कोई भी व्यक्ति जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उस PIO के ऊपर 250 रुपए प्रतिदिन, मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। अगर वो रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्टेंस करने से RTI को, या फिर वो फेल हो रहा है इंफॉर्मेशन देने में टाइमली, या फिर वो गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उसके बाद भी अगर वो इंफॉर्मेशन सही नहीं देता है तो उसको डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि उसके ऊपर कोर्ट केस भी फाइल किया जा सकता है। ऑलराइट, तो सब चीज़ें गुड फेथ के अंदर होनी चाहिए। कोर्ट जो है इस चीज़ के अंदर प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है हर एक सिचुएशन को, यानी कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन द केसेस। इसके अंदर कोर्ट किसी प्रकार का केस एंटरटेन नहीं करेगी। RTI के अंदर जो भी अपील रहेगी इसी एक्ट के दौरान रहेगी, यानी कि अपील जो सबसे पहली रहती है वो सीनियर PIO को रहती है। फिर सेकेंड अपील के अंदर हम क्या चले जाते हैं, सेंट्रल CIC या फिर SIC के पास चले जाते हैं। ऑलराइट, तो डेफिनेटली इस पूरे सेशन से मैंने आपको ये समझाया कि आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो सकते हैं कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक अथॉरिटी वाला व्यक्ति देने से मना कर रहा है, तो आप
आरटीआई की वेबसाइट पे जाके गूगल पे सर्च करिए आरटीआई की वेबसाइट पे जाकर आप एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के साथ वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मांग सकते हो। अगर उन्होंने नहीं किया तो 250 रुपये पर डे और 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी, तो उस चीज से भी उनको बचना है। ये सब चीजें हम कर सकते हैं यूजिंग द वेबसाइट आरटीआई। अब इस एक्ट के अंदर इसके आगे कुछ नहीं है। आई कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पॉइंट, वो जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी था और आपकी जर्नल अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी था। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपके लिए बहुत 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 अच्छे अच्छे नॉलेजेबल कंटेंट लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।